हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी ब्यूटीफुल टॉपिक है और आपके बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट, आईआईटी जैम जो भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बार्क के एग्जाम हो गए, टीआईएफआर हो गया, उसको निकालने में आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत क्या थी? वही हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। मोटा मोटा देखो, कहा यह जाता है कि जो चीज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हो रही है, सेम एज इट इज दैट विल हैपन इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड आल्सो। पर माइक्रोस्कोपिक चीज में हम और इंटरेस्टिंग थिंग्स देखते हैं। क्या? लेट्स सी। क्लासिकल मैकेनिक्स हमें क्या बताता है? जो मैक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, जो हमने अब तक बचपन से लेकर आज तक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो चीजें पढ़ करके आए हैं, वी इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये सब हमारे माइक्रोस्कोपिक स्टडी वर्ल्ड में आता है। ठीक है, एटॉमिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहा हूँ, जहां पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट से। वी इज वेरी वेरी लेस देन सी। क्लासिकल मैकेनिक्स में दो टाइप के आ जाते हैं। पहला आ जाता है न्यूटोनियन भाई साहब का, और दूसरा आ जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन अंकल ने दी थी हमें। न्यूटोनियन में कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लगभग लगभग उसके बराबर होनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स क्या मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल लेमन टर्म्स में देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ डायनेमिक सिस्टम्स। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर हो जाता है, तो हम इस चीज को क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। राइट? ओके। इसमें ध्यान रखिएगा, मैक्रोस्कोपिक स्टडी जिसमें वी लेस देन सी है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी इसमें भी वी लेस देन सी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि क्वांटम के अंदर अगर वी लेस देन वेरी वेरी सी है, या फिर वी नियर बाय इक्वल टू सी है, तो दो अलग अलग ब्रांचेस खुल जाती हैं। एक क्वांटम कहलाएगा, एक एडवांस क्वांटम कहलाता है। एडवांस क्वांटम के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स तो आएगा ही से, प्लस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक तड़का भी लग जाता है। ठीक। क्वांटम का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जब अपन देखेंगे, क्वांटम एनर्जी पैकेट को वैसे बोला जाता है अब तक तो, लेकिन यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, उसको क्वांटम बोलेंगे। ठीक है, एडवांस क्वांटम क्या होता है? एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स कहलाएगा जो न्यूटोनियन भाई साहब की इक्वेशन होगी, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ लिखा हुआ भी, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ लिख रखा है। मैंने इसलिए पहले से चीजें नोट्स बना रखे ताकि वीडियो छोटा बने और जल्दी जल्दी कवर कर सके। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्मेट क्या होती है? ये सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, दैट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। आगे अपन देखेंगे कैसे आया, सब डेरिवेशन वगैरह सब करेंगे। ये शाई क्या होता है भाई? शाई एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन क्या होता है आगे सब देखा जाएगा। ये तो एक नॉर्मल जनरलाइज फॉर्म होगी, एक टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट, जो टाइम से रिलेटेड नहीं है। उसमें क्या होता है, ये एच बेसिकली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ई आपका एनर्जी आइगन वैल्यू होती है। शाई आर यहाँ पे क्या होता है? आपका आइगन फंक्शन कहलाएगा। ये आर है ना? ये प्रॉपर नोट्स आपको एज इट इज अपनी कॉपी में उतारने होंगे। इन नोट्स को आप उतारेंगे कॉपी में तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको चीजें रिवाइज कर सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक। ई कैप क्या होता है भाई? यहाँ पे ये आई डेल बाय डेल टी, ये हमारा क्या होता है? डेल ऑपरेटर होता है। पी स्क्वायर बाय टू एम हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये सारे इनके कांस्टेंट्स ऑपरेटर्स की वैल्यू होती है, जो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर दो अप्रोचेस हैं। पहली श्रोडिंगर भाई साहब की, दूसरी हाइजेनबर्ग अंकल की। श्रोडिंगर वेव फॉर्मेट को यूज करता है, वेव फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसने अपनी इक्वेशन बता रखी है। हाइजेनबर्ग अंकल मैट्रिक्स फॉर्मेट को पसंद करते थे, जब मैट्रिसेस पढ़ करके आए हैं तो उसमें इन्होंने अपना इक्वेशन अलग बता रखा है। या एक में आइगन फंक्शन यूज होगा तो दूसरे में आइगन वेक्टर यूज होगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, श्रोडिंगर, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, मैं यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एक छोटी चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। देखिए, शाई एक्स कॉमा टी, ये बेसिकली क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? पार्टिकल ऑफ सिस्टम्स का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब श्रोडिंगर थ्योरी आ जाती है। श्रोडिंगर थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? हमें क्यों जरूरत पड़ती है श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर? इस चीज को भी देख लेते हैं।
देखिए हुआ क्या, हमें नॉन रिलेटिविस्टिक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को स्टडी करना है, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई इक्वेशन तो चाहिए। जब हम मैकेनिक्स पढ़ते थे तो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 रहती थी, उनका इस्तेमाल करते थे, तभी तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते थे। तो श्रोडिंगर थ्योरी का यहाँ पे रोल प्ले ऐसा रहेगा। देखिए अब तक जो पढ़ा है उसमें मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको कि शाई एक्स कॉमा टी जो है ये हमें क्या बताएगा, रिप्रेजेंटेशन देगा पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए। ठीक है, एक ऑपरेटर ए कैप आएगा, ये एक ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स कि कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया उस पे। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, एक्सपेरिमेंट ऑन द सिस्टम, किसी सिस्टम को हमने मानकर एक्सपेरिमेंट किया उस पे। अच्छा, अब आपने सवाल ये उठता है कि ऑन व्हाट बेसिस आप इस शाई एक्स टी को क्या मान के चल रहे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल मान के चल रहे हो। ठीक है, बेसिकली एक तरीके से वेव पैकेट मान के चल रहे हो, आप ये भी कह सकते हो। किस आधार पे, किस बेसिस पे आपने शाई एक्स कॉमा टी या आर कॉमा टी, जैसा आप लेना चाहे, आर वेक्टर कॉमा टी, इसको आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल मान रहे हैं। देखिए शाई आर कॉमा टी किस वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होता है, पहले ये भी सोचिए। ये कौन सी टाइप की वेव्स पढ़ रहे हैं, मैटर वेव्स के लिए। ठीक है, मैटर वेव्स के लिए रहता है। और दूसरी, किस बेसिस पे अपन ये मान के चल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल है, वेव पैकेट के बेसिस पे। हमने इसको वेव पैकेट का दर्जा दे रखा है कि ये चीज बेसिकली क्या डिनोट करेगा, वेव पैकेट्स को डिनोट करेगा। किस टाइप की वेव्स को बताएगा, मैटर वेव्स को बताएगा। ठीक है, डी ब्रॉगली भाई साहब ने क्या हाइपोथेसिस, लुइस डी ब्रॉगली भाई साहब ने हमें क्या हाइपोथेसिस दी थी, आपको याद है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। डुअल नेचर में हम पढ़ते हैं, डुअल नेचर लाइट का जो होता है, लाइट पार्टिकल की भी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल एंड वेव। अब अलग लाइट पार्टिकल की तरह कब करती है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले लो। वेव की तरह कब करती है भाई, इंटरफेरेंस ले लीजिए। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग तरीके से, डिफ्रैक्शन। ठीक है, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने देखा गया, और कॉम्पटन इफेक्ट भी है। ठीक है, तो यहां से इंस्पिरेशन लेने के बाद डी ब्रॉगली, लुइस डी ब्रॉगली भाई साहब ने भी कहा कि मैटर भी क्या होगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और वेव की तरह बिहेव करेगा, यानी मैटर जो होता है वो भी डुअल नेचर शो करेगा। तो इस तरीके से भाई साहब ने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी का, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, ये हमने चीज बोल रखी है। लुइस डी ब्रॉगली गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस नेचर ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट, थ्रू विच ही ऑल्सो सेड। अब उस टाइम बड़ा साइंटिस्ट था तो लोगों ने माना भी है कि भाई साहब कह रहे हैं तो मानेंगे। डुअल नेचर भाई साहब को, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये कंसेप्ट तो था ही से, प्लस डी ब्रॉगली भाई साहब को ये चीज भी लगती थी कि जो नेचर होता है उसको सिमेट्री बहुत पसंद है। एक्चुअली अगर देखा जाए नेचर के अंदर जितनी सिमेट्री उतनी एसिमेट्री भी है, ये हम आज डिराइव कर पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन उस टाइम पे डी ब्रॉगली भाई साहब ने कंसेप्ट बस दे दिया था कि नेचर लव सिमेट्री। तो जिस तरीके से लाइट का डुअल नेचर होता है, सिमिलरली वैसे ही मैटर का भी पार्टिकल और वेव का नेचर शो होता है। ठीक है, वेव पैकेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये बेसिकली सुपर पोजिशन ले लिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स के सुपर पोजिशन को हमने क्या बोल रखा है, वेव पैकेट बोल रखा है। ठीक है, अब क्या डाउट्स आ रहे हैं आपके, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है भाई साहब। भाई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जो बेसिकली नॉन रिलेटिविस्टिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नेचर से या सिस्टम से क्या करती है, कनेक्ट करती है, उसके डायनेमिक्स को समझाने में हेल्प करती है। श्रोडिंगर इक्वेशन कहां से आई, क्या ये डेरिवेशन किया गया है फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स से, नहीं भाई। हम देखेंगे कि श्रोडिंगर भाई साहब ने किसी तरह जुगाड़ करके इस इक्वेशन को डेवलप किया है, जुगाड़। ये देखेंगे आगे अपन। ठीक है, एंड और क्या क्या देख सकते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है विद रेस्पेक्ट टू द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। ये सब चीजें कहां से आती है, इन सब चीजों को हम देखेंगे आगे। तो श्रोडिंगर थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्यों जरूरत है, ताकि हम मैटर वेव्स के डायनेमिक्स को नॉन रिलेटिविस्टिक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को स्टडी कर पाए। अच्छा,
वेव मोशन जो होता है हमारा, वेव मोशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन रहती है। क्या रहती है? हम आज तो पढ़ करके आए हुए हैं कि ये इक्वेशन रहती है वेव मोशन के लिए। वाई क्या बताता है? पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट बताता है मीन पोजीशन से। पार्टिकल डायनेमिक्स में हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ रहता है। लेकिन जब मैटर वेव्स की बात आती है कि यार उसके मोशन को हम कैसे डिफाइन करें, तो हम किस इक्वेशन का यूज करें, तो वहां पे श्रोडिंगर इक्वेशन का रोल प्ले रहता है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है इस चीज की। प्लॉजिबिलिटी आर्ग्यूमेंट्स लीडिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर अंकल ने सोचा कि ये इक्वेशन थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। कारण क्या था? भाई हमें क्या मिल रहा है एक्चुअली, ये शाई चीज जो है ये एज अ सॉल्यूशन के तौर पे मिल रही है, और ये सब बेसिकली एक पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसने सोचा कि यार ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके जो दूसरी अदर इक्वेशंस होंगी वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, और इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में ही आएंगे। तो ये इक्वेशन बाकी सारे वेव मोशन और एनएलएम के इक्वेशन से अलग होगी, ये चीज उसने सोची। और उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स आएंगे। और ये इक्वेशन कंपैटिबल होनी चाहिए किसके? लुइस डी ब्रॉगली का कंसेप्ट के भी और प्लैंक्स के कंसेप्ट से भी, क्योंकि ये हमारे क्वांटम वर्ल्ड के फंडामेंटल फॉर्मूलेज है, तो इनके साथ भी कंपैटिबल होनी चाहिए। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में उस टाइम चल रही थी कि जो मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो डी ब्रॉगली को सपोर्ट करेगी, और प्लैंक को भी क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए, ओबे करनी चाहिए। दोनों ही क्या बताते हैं? कंबाइंड नेचर ऑफ पार्टिकल एंड वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों फॉर्मूले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन के रिजल्ट थे ये हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से भी फॉलो होने चाहिए थे। उसने इक्वेशन ही इस तरीके से जुगाड़ करके बनाई थी कि हम चीजें स्टडी कर सके। इन सबको स्टडी करने के बाद नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स को श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव करने के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी, तो वहां से उसने ये फॉर्मुला निकाला टोटल एनर्जी का। वी हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी होता है। ये लीनियर होना चाहिए वेव फंक्शन के तौर पे, तो ये यहाँ पे ये चीज तक रखिए। लीनियर का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन रहेगी तो इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। हम सेकंड ऑर्डर भी देखेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी देखेंगे। तो बेसिकली जो शाई हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये बेसिकली जैसे इंटरफेरेंस में होता था, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के सुपर इम्पोज करते थे, तो यहाँ पे भी ये चीज होगी, वेव नेचर को शो करेगा। तो दिस इक्वेशन विल आल्सो ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। और यहाँ पढ़ सकते हैं, सिंस देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूशंस फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन विल इटसेल्फ आल्सो बी अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मुलेज हो जाएंगे। फॉर्मुले इन द सेंस मतलब रिप्रेजेंट करेंगे शाई 1, शाई 2, शाई 3, शाई 4 लाइक दिस को। तो ये जो टोटल ओवरऑल नेट शाई होगा ये क्या बताएगा? सॉल्यूशन बताएगा, और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो सकता है, क्रॉस टर्म्स भी आएंगी इसके अंदर। इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में ही होना चाहिए, अगर फॉर्मेट में नहीं रखोगे तो क्रॉस टर्म्स शाई 1, शाई 2, शाई 2, शाई 3 ये सब भी आएंगी। तो इसको देखेंगे आगे कि इनको हमें क्या करना है, इन्हें हमें नेग्लेक्ट करके चलना है या फिर इसका कोई अलग अदर सिग्निफिकेंस। देखो लोगों के बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि ये जो हमने यहाँ पढ़ा अभी इसको, इस फंक्शन को लीनियर ही होना पड़ेगा। भाई लीनियर अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर लीनियर नहीं होता है, देखो लीनियर का मतलब होता है पहले ये सारे फंक्शंस की पावर 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1। अगर लीनियर नहीं होता है तो क्या कहेंगे? भाई देखिए, शाई इज इक्वल टू ए शाई 1 x1 कॉमा टी प्लस बी शाई 2 x2 कॉमा टी। इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करना है ताकि वेव नेचर शो कर सके। वेव नेचर मतलब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। अब क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म्स आ रही हैं, हियर देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूशंस फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होंगे? इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा? यहाँ पे सुपरपोजिशन शाई 1, शाई 2, शाई 3 ले लीजिए। शाई 1 भी डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा लीनियर में, शाई 2 भी होगा, शाई 3 में भी होगा। तो शाई का ओवरऑल फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा A1 शाई 1 प्लस A2 शाई 2 दिस। ये जो शाई आ रहा है नेट, ये भी क्या होगा? सॉल्यूशन होगा किसका? मेन इक्वेशन का। और ये दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इन द लीनियर इक्वेशन कंडीशन। अगर आप चाहते हैं कि ये जो नेट इक्वेशन लास्ट में बने ये भी उसी पुरानी वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो एक ही कंडीशन पे होगा, जब ये लीनियर में होगा। अगर ये लीनियर में नहीं हुआ तो अदर क्रॉस टर्म्स आएंगे लाइक शाई 1 शाई 2, जिससे क्या होगा? आगे दिक्कत हो जाएगी। लेट सपोज मान लीजिए कोई अपनी इक्वेशन दे रखी है, ये बीटा डेल 2 शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा डेल शाई बाय डेल टी। शाई 1 शाई 2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हम क्या बोलेंगे? शाई इज इक्वल्स टू शाई 1 प्लस शाई 2, ये कह सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है,
तो अब हमने इसको सॉल्व करा, शाई 1 का वैल्यू इधर डाला, शाई 2 का वैल्यू इधर डाला। ठीक है, अच्छा, डालने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये इस इक्वेशन को यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल डेरिवेटिव्स डेल शाई बाय डेल एक्स, डेल टू शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर और टाइम डेरिवेटिव्स, इनके क्या ऑर्डर होने चाहिए। अच्छा, तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको आप ऐसे देखिएगा, लेट वी चेक फॉर अ फ्री पार्टिकल द वेव फंक्शन ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज गिवन है। हमने लेट सपोज एक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दे रखा है, इसका डेल शाई बाय डेल एक्स निकालो, डेल टू शाई बाय डेल, फिर डबल डिफरेंशिएशन करो, फिर टी के रेस्पेक्ट में, ये तो हमने एक्स के रेस्पेक्ट में कर रखा है यहाँ तक तो, सॉरी यहाँ तक तो, अब यहाँ पे आप टी के रेस्पेक्ट में करना चालू कर दीजिए, ये टी के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब श्रोडिंगर इक्वेशन भी क्या करता है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा, तो हमने वो इक्वेशन लिखी फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और ये कंपैटिबल होना चाहिए ब्रॉगली के और प्लैंक के कंसेप्ट के भी। तो इसको जब अपन कंबाइन करते हैं फॉर्मूले लगा करके, E इज इक्वल्स टू एच न्यू एच ओमेगा करके, तो आप क्या देखेंगे कि कंपैटिबल हो रही है, कंपैटिबल होगी तो हमें फायदा मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा, करोड़ों का फायदा मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, P इज इक्वल टू एच अपन, ये थोड़ा हमने इक्वेशंस को सॉल्व कर रखा है, इज इक्वल टू दिस लगा करके, स्ट्रक्चर ऑफ इक्वेशन नंबर 3 प्रेडिक्ट्स दैट देयर शुड बी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पे देखिए शब्द का यूज हो रहा है टाइम डेरिवेटिव, बिकॉज इन इक्वेशन नंबर 3 देयर इज ओमेगा एंड देयर शुड बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। कारण क्या है, के स्क्वायर आ रहा है, एक्चुअली जब देखो के स्क्वायर आएगा तो डबल हाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ फंक्शंस भी यहाँ पे आने के चांसेस। तो ये सब चीजें देखने के एविडेंसेस देखने के बाद श्रोडिंगर ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे अपनी इक्वेशन के अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डेल टू शाई को भी और डेल शाई बाय डेल टी को भी इसको इंक्लूड करना होगा। तो इस भाई साहब ने इंक्लूड करा, इक्वेशन और चेंज हो गई ऐसे, v कॉमा एक्स कॉमा टी, ये क्या हो गया, जनरलाइज पोटेंशियल टर्म हो जाता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है। यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है तो बताइए मुझे, आराम से देख लीजिए, हम ये चेक करके देख रहे हैं एक बार। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हमने सिंपल सा एक बार वापस से देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ था कि क्या होना ऑर्डर होना चाहिए, ये बेसिकली डेल शाई बाय डेल एक्स आ रहा है, डेल टू शाई बाय डेल एक्स पर आ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, टाइम डेरिवेटिव्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए। तो हमने चेक करके देखा कि हमें इसको इंक्लूड करना भी है या नहीं करना है इंक्लूड। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीजें स्टेप्स लगा करके देख रहे हैं, लास्ट में हमें ये इक्वेशन मिलेगी, दिस विल बी द इक्वेशन, इसमें अल्फा बीटा कांस्टेंट आ रहे हैं, इस अल्फा बीटा की वैल्यू भी वो निकालता है, और अल्फा बीटा कैलकुलेट, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं इनके। तो हमारा लास्ट में फाइनल फोटो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगी आपके आगे, इसी से सारा गेम होगा, ये इस चैप्टर का आधार है। पहली वाली इक्वेशन वन डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली इक्वेशन थ्री डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करती है। आगे हम देखेंगे, सारे डायमेंशंस में गेम खेलेंगे। सो बेसिकली ये हमारी इक्वेशन वन डायमेंशनल के लिए आ जाती है, ये हमारी थ्री डायमेंशनल के लिए आ जाती है, एच शाई एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू ई कैप शाई दिस। ये जनरलाइज्ड श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया, इसमें एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बताता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है वन डायमेंशनल के लिए, और पी कैप की वैल्यू क्या होती है वन डायमेंशनल के लिए, ध्यान रखिएगा, डायमेंशंस का इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा। तो एच कैप का टोटल वैल्यू ये आ जाता है, वी अलग चीज होता है, वी कैप अलग चीज होता है, ध्यान रखिएगा। एंड एच यहाँ पे एनर्जी ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक चीज और लिखिएगा, E इज इक्वल्स टू आई एच हैश डेल बाय डेल टी आई एच डेल नॉट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एच कैप एनर्जी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक कंजर्वेटिव सिस्टम है, रिप्रेजेंट एनर्जी को नहीं कर रहा है तो डैम्प्ड एनर्जी, यानी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज हो रही है। शाई एक्स कॉमेटी हमारा वेव फंक्शन है। तो ये हमने ओवरऑल अभी तक क्या देखा, इसका श्रोडिंगर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पार्ट। इसको सारे नोट्स को आप दोबारा एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन कर रखी है, छोटे छोटे पॉइंट, सारी एक एक चीज लिखिएगा। थैंक यू।